10 एसी होने के बाद भी छत पर सोई देवरानी जेठानी। गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर है। बाहर लू चल रही है, लेकिन विश्वनाथ जी का घर सुख सुविधाओं से संपन्न है। उनके घर में 10-10 एसी लगे हुए हैं। पूरा घर पूरी तरह से ठंडा रहता है। दोपहर का वक्त है, सविता ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी हैं। तभी किरण वहां चाय लेकर आती है तो सविता उससे कहती है, अरे किरण बहू, छोटे बहू दिखाई नहीं दे रही? जरा उसे भी तो बुला ले, वो भी चाय पी लेगी। ठीक है माँ जी, देखती हूँ, वो अपने कमरे में ही होगी। किरण समीक्षा को हर जगह ढूंढती है, लेकिन समीक्षा उसे कहीं नहीं मिलती। फिर किरण छत पर जाती है तो देखती है कि समीक्षा छत की सफाई कर रही है। यह देखकर किरण कहती है, अरे समीक्षा, तुम छत की सफाई क्यों कर रही हो? बस जेठानी जी, ऐसे ही सोचा कि साफ कर लूं। चलिए, सासू माँ आपको बुला रही है, साथ में चाय पीते हैं। अब किरण समीक्षा को लेकर नीचे आ जाती है और दोनों बहुएं सास के साथ बैठकर चाय पीने लगती हैं। तभी समीक्षा अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारे घर में पूरे 10 एसी लगे हुए हैं। हमारा घर बहुत ठंडा होता है। मुझे तो बहुत ठंड लगने लगती है। आप लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, हम लोगों को 10 एसी वाले घर में रहने की आदत है। धीरे धीरे ये आदत तुम्हें भी पड़ जाएगी। हाँ बहू, तुम्हारी सास सही कहती है। हमें तो एक भी एसी बंद हो जाता है तो घर गर्म लगने लगता है। कुछ दिनों बाद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। ऐसी रात हो जाती है और रात का खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को किरण की नींद खुलती है और उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि समीक्षा अपना बिस्तर लेकर छत के ऊपर जा रही है। किरण ये देखकर हैरान रह जाती है। वो पीछे पीछे छत पर जाती है तो देखती है कि समीक्षा बिस्तर बिछाकर वहां लेटी हुई है। तभी किरण समीक्षा से कहती है, समीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्यों सोई हुई हो? पागल हो गई हो क्या? घर में 10-10 एसी चलते हैं और तुम यहाँ सोई हुई हो। समीक्षा हड़बड़ाकर उठती है और अपनी जेठानी को देखकर थोड़ी झेंप जाती है। जेठानी जी, प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए, छत पर। इस खुली हवा में सोना मुझे अच्छा लगता है। तुम कैसी बातें कर रही हो समीक्षा? गर्मी से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। नीचे रोहित और माँ जी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? जेठानी जी, आप नहीं समझोगे। मुझे यहीं सोना है, मुझे यही सुकून मिलता है। देखो समीक्षा, तुम अभी इस घर के तौर तरीके नहीं जानती। माँ जी बहुत पुरानी सोच की है। उन्हें अगर पता चला ना कि उनकी बहू छत पर बिस्तर लगाकर सोती है तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वो इसे घर की मर्यादा के खिलाफ मानेगी। मेरी मानो तो ये बिस्तर उठाओ और चुपचाप नीचे चली आओ। ठीक है जेठानी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं चलती हूँ, लेकिन प्लीज नीचे किसी को ये मत बताइएगा कि मैं छत पर थी। रोहित को तो पता चला तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे और माँ जी तो मेरी क्लास ही लगा देंगी। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगी, पर तुम वादा करो कि तुम ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं करोगी। चलो, अब ये तकिया और चद्दर समेटो। समीक्षा अपना सामान समेटती है और किरण के साथ नीचे आ जाती है। तभी सविता रसोई से पानी पीकर निकलती है और वो अपनी दोनों बहुओं को इस तरह ऊपर से आते देखकर कहती है, अरे इतनी रात को तुम दोनों छत के ऊपर से कैसे आ रही हो? अरे माँ जी, वो समीक्षा असल में स्टोर रूम की सफाई करने गई थी। बेचारी को पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। इतनी गंभीर गर्मी में तुम वहाँ सफाई क्यों कर रही थी? क्या जरूरत थी? वो माँ जी, बस मुझे लगा कि सफाई कर लेनी चाहिए। देखो बेटा, सफाई अपनी जगह है, लेकिन रोहित का ध्यान रखो। इतनी गर्मी में बिना एसी वाले कमरे में काम मत किया करो। जी माँ जी। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन जब सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी रोहित कहता है, माँ आज तो बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन घर के अंदर पता ही नहीं चल रहा। सच में 10 एसी लगवाना पापा का सबसे अच्छा फैसला था। पापा जी, सच बताऊं तो यहाँ इतने सारे एसी चल रहे हैं तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे इतनी ज्यादा ठंडक में रहने की आदत नहीं है। अरे बेटा, नई नई आई हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ दिनों बाद तुम्हें बिना एसी के नींद भी नहीं आएगी। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। रात को 1 बजे समीक्षा अपने कमरे में सोकर उठती है और अपने आप से कहती है, रोहित गहरी नींद में सो गया। मुझे छत पर जाकर सोना चाहिए। वो धीरे से उठती है, अपना तकिया और एक पतली चद्दर उठाती है और दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है और छत की ओर बढ़ने लगती है। उधर किरण की नींद खुलती है और वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढती है, फिर अपने आप से कहती है, मेरे सर में दर्द है, पता नहीं बाम कहाँ चला गया। ऐसा करती हूँ कि समीक्षा के कमरे में जाकर ले आती हूँ। किरण समीक्षा के कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि दरवाजा खुला था और रोहित सो रहा था, लेकिन समीक्षा वहां नहीं थी। ये देखकर किरण मन ही मन सोचती है, ये लड़की फिर से अपने कमरे में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से छत पर जाकर सो रही है। अब किरण छत पर जाती है तो देखती है कि समीक्षा छत पर बैठी कोई डायरी पढ़ रही थी और पड़ोस की छत पर कुछ लफंगे लड़के सोनू और मोनू, जो देर रात तक सिगरेट पी रहे थे, समीक्षा को देख लेते हैं।
अरे ओए मोनू, देख देख, विश्वनाथ जी की नई बहू छत पर आई है। क्या माल है यार। हाँ यार, कितनी सुंदर है। इतनी गर्मी में नीचे एसी छोड़ के छत पर क्या कर रही है ये? लगता है रोहित भाई से झगड़ा हो गया है। यह सब देखकर किरण गुस्सा होते हुए उन लड़कों को डांटती है। किरण को देखकर समीक्षा चौंक जाती है और कहती है, जेठानी जी आप यहाँ? तुम 10 एसी वाला घर छोड़कर यहाँ ऊपर छत पर क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है पड़ोस के लफंगे तुम्हें देखकर क्या क्या बोल रहे हैं? तुम्हें अकेले यहाँ सोना अच्छा लगता है? अपनी सुरक्षा का भी ख्याल नहीं है तुम्हें? प्लीज भाभी समझने की कोशिश करो, मुझे नीचे कमरे में नींद नहीं आती, मेरा दम घुटता है। बहस के दौरान समीक्षा के हाथ से एक छोटा सा लिफाफा गिर जाता है और किरण उसे झट से उठा लेती है। जेठानी जी वो मत देखिए। किरण लिफाफा खोलती है और उसमें रखे कागज को पढ़ती है। जैसे जैसे वो पढ़ती है उसके चेहरे के भाव गुस्से से बदलकर हैरानी में बदल जाते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुमने इतना सब कुछ छुपाया हमसे? प्लीज जेठानी जी ये बात आप किसी को मत बताना। समीक्षा तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ इस काम में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम आराम से ऊपर सोना। मैं भी अपना तकिया और कंबल ले आती हूँ, हम दोनों यहीं सोएंगे। किरण मुड़ती है और देखती है कि सोनू और मोनू अभी भी उन्हें घूर रहे हैं। किरण का पारा चढ़ जाता है। ओए क्या देख रहे हो बे? शर्म नहीं आती? चलो यहाँ से भागो, वरना वहीं आकर तुम दोनों का सिर फोड़ दूंगी। पुलिस को बुलाऊं क्या? किरण का रौद्र रूप देखकर लड़के डर जाते हैं और तुरंत अपनी छत से गायब हो जाते हैं। किरण नीचे जाकर अपना बिस्तर लाती है और दोनों देवरानी जेठानी छत पर लेट जाती हैं। सुबह 5 बजे किरण की नींद खुलती है। वो समीक्षा को जगाते हुए कहती है, समीक्षा समीक्षा उठो, 5 बज गए हैं, सूरज निकलने वाला है। चलो अब नीचे चले, वरना किसी को पता चल गया ना कि हम ऊपर सो रहे हैं तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। समीक्षा आंखें मलते हुए उठती है। दोनों चुपचाप अपना बिस्तर समेटती हैं और दबे पांव नीचे अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती। सुबह 8 बजे किचन में किरण और समीक्षा नाश्ता बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी पूजा समीक्षा के हाथों में लाल दाने देखकर कहती है, अरे छोटी भाभी आपके हाथों और गर्दन पर इतने लाल निशान कैसे? मच्छर ने काटा है क्या? अरे हाँ ये तो मच्छरों के काटने के निशान है, लेकिन घर में तो हर जगह ऑल आउट लगा है, जाली दरवाजे भी बंद रहते हैं, ये मच्छर कहाँ से आ गए? वो माँ जी, अरे माँ जी वो शायद किचन की खिड़की खुली रह गई होगी। और क्या माँ, समीक्षा तो वैसे भी नाजुक कर ली है। बातें करते हुए सभी नाश्ता कर लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब रात के 1 बजे किरण समीक्षा को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, समीक्षा रोहित सो गया है क्या? बाहर आओ। समीक्षा धीरे से बाहर निकलती है। दोनों फिर से छत पर जाती हैं और सो जाती हैं और सुबह 5 बजे उठकर नीचे आ जाती हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं घर वालों से छुपकर रोज छत पर सोने लगती हैं। ऐसी एक दिन सविता की नींद अचानक सुबह 4 बजे खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए रसोई में आती है। पानी पीकर जब वो वापस अपने कमरे में जा रही थी तब वो देखती है कि किरण और समीक्षा दोनों के कमरों के दरवाजे आधे खुले हैं। वो चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, ये दोनों बहुएं अपने कमरों में नहीं हैं, लगता है बाथरूम गई हैं। सविता हॉल में इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि किरण और समीक्षा सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही हैं। उनके हाथों में तकिए और चादरें हैं। बहू ये क्या है? तुम दोनों रात को ऊपर सो रही थी क्या? ये बिस्तर लेकर ऊपर से क्यों आ रही हो? दोनों बहुएं पत्थर की तरह जम जाती हैं। माँ जी दरअसल कमरे में एसी की वजह से कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी, तो एसी बंद कर देती, छत पर जाने की क्या जरूरत थी? जमाना क्या कहेगा कि विश्वनाथ के घर में 10 एसी हैं और बहुएं छत पर सोती है। अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया तो? माँ जी तुम्हारा नहीं होगा, प्लीज गुस्सा मत होइए। ठीक है, ठंडी लगे तो एसी बंद कर देना, लेकिन आज के बाद ऊपर मत जाना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अब अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। तब समीक्षा कहती है, जेठानी जी अब क्या होगा? माँ जी ने तो मना कर दिया, लेकिन मेरा ऊपर सोना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो समीक्षा, माँ जी ने मना किया है ना, पर मैं हूं ना, हम कोई और तरीका निकालेंगे, हम ऊपर सोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली रात दोनों बहुएं फिर से चोरी छुपे ऊपर चली जाती हैं। सुबह जब वो वापस आ रही होती हैं तो हॉल का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हॉल में सविता जी, विश्वनाथ, आकाश और रोहित सब बैठे होते हैं। जैसे वो नीचे उतरती हैं सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। ये क्या है बहू, तुम लोगों ने क्या इस घर को मजाक बनाकर रखा हुआ है? तुम दोनों छत से आ रही हो? किरण, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? जी वो समीक्षा को ऊपर सोना था, उसे एसी की हवा में घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं उसके साथ चली आई। उसे समझाने की बजाय उसका साथ देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? घर में 10 एसी लगे हैं, पूरा घर ठंडा है, लेकिन फिर भी तुम दोनों छत पर जाकर मच्छरों के बीच में सोई थी। समीक्षा,
मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में जब नीचे घर ठंडा है तो छत पर सोने की क्या जरूरत है? माँ, गलती तो किरण की है। समीक्षा तो नई नई आई है, उसे नहीं पता, लेकिन किरण को उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तुम दोनों आज ऊपर सो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तुम लोग कभी भी ऊपर मत सोना। जी माँ जी। जी, अब जाओ रसोई में और खाना बनाओ। दोनों बहुएं चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। शाम के समय सविता की सहेली सावित्री उनसे मिलने आती है। सविता बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे पूछो सावित्री, क्या है बात है? तुम्हारी दोनों बहुएं रात को छत पर क्यों सोई थी? मैंने कल रात अपनी बालकनी से उन्हें वहाँ बिस्तर बिछाते हुए देखा था। अरे वो उन दोनों को थोड़ी घबराहट हो रही थी तो ताजी हवा के लिए ऊपर चली गई थी। देखो बहन, अपनी बहुओं को समझाओ, घर में 10-10 एसी लगने के बाद भी छत पर सोना अच्छी बात नहीं है। मोहल्ले में बातें होने लगती है। लोग तो कह रहे थे कि शायद तुम उन्हें एसी वाला कमरा नहीं देती। हाँ सावित्री, मैं उन्हें समझा दूंगी। सावित्री के जाने के बाद सविता समीक्षा के कमरे में आती है, जहां दोनों बहुएं बैठी बातें कर रही थी। एक बार फिर उन्हें समझाती है और वापस चली जाती है। तब किरण समीक्षा से कहती है, कल तो हम पकड़े गए समीक्षा, अब आज कैसे सोएंगे? माँ जी की सहेलियों ने भी तो देख लिया है। जेठानी जी जो भी हो, मुझे तो ऊपर सोना ही पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। जेठानी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम 2-3 घंटे सो लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। अब समीक्षा सो जाती है और किरण रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। किरण किचन में काम कर रही होती है, तभी सविता वहां आती है और कहती है, किरण, तेरे ससुर जी को पोहा खाना है, तू अभी भी सब्जी काट रही है। ऐसा कर, समीक्षा से कह देती हूँ, वो बना देगी। ऐसा कहकर सविता समीक्षा के कमरे में जाती है और उसे देखकर कहती है, ये क्या, शाम के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक सो रही है। समीक्षा उठो। तभी किरण वहां आती है और सविता से कहती है, माँ जी, उसे मत जगाइए, मैं पोहा बना देती हूँ। ये कौन सा सोने का समय है किरण? माँ जी सोने दीजिए उसे, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे सिर में बहुत तेज दर्द था। मैंने उसे कहा था कि सर की दर्द की दवा खाकर सो जाए। ठीक है बहू, तू पोहा ही बना दे। ऐसा कहकर सविता वहां से चली जाती है। अब रात के खाने पर सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद समीक्षा अपना तकिया लेकर बाहर निकलती है। उसे किरण हॉल में मिलती है। सब गहरी नींद में सो गए। आकाश और रोहित भी खराटे ले रहे हैं। चलो अब हम छत पर जाकर सोते हैं। अब दोनों छत पर जाकर सो जाती हैं। तभी पड़ोस की बहू शालिनी अपनी बालकनी से उन्हें देख लेती है और अपनी सास सावित्री को बुलाती है। माँ जी देखिए, आज ये दोनों फिर ऊपर सो रही हैं। हाँ, ये सविता बहन भी ना, पता नहीं इन्हें क्यों नहीं रोक रही है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है माँ जी, कल हम जाकर उनके घर पर सब बता देंगे। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री और उसकी बहू शालिनी विश्वनाथ जी के घर आती हैं और कहती हैं, भाई साहब, सविता बहन, हमने कुछ देखा तो सोचा आप लोगों को बता दे। चाची बुरा मत मानेगा, पर आपके घर में क्या एसी खराब हो गए हैं, या फिर आपने बहू को एसी वाला कमरा नहीं दिया है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी आपकी दोनों बहुएं रात भर छत पर सोती हैं? क्या कह रही हो तुम? छत पर मैंने तो उन्हें सख्ती से मना किया था। मना करने से क्या होता है? रात के 2 बजे मेरी बहू और मैंने बालकनी से साफ देखा और दोनों वहाँ बिस्तर बिछाकर मजे से सो रही थी। लोग ऐसी बातें कर रहे थे सविता की जरूर तुम उन्हें अंदर सोने नहीं देती होगी, इसलिए बेचारी ऊपर जाकर मच्छरों के बीच सोती हैं। सविता जैसे तैसे बहाना बनाकर सावित्री और शालिनी की बात टाल देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों चली जाती हैं। तब सविता अपनी दोनों बहू को हॉल में बुलाती है और विश्वनाथ से कहती है, पूछिए अपनी इन लाडली बहुओं से। सावित्री और शालिनी कह रही थी कि ये दोनों कल रात फिर से छत पर सोई हैं। तुम दोनों का समझ नहीं आता, मोहल्ले वाले घर आकर शिकायत कर रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम दोनों ने। घर में 10-10 एसी होने के बावजूद तुम दोनों को ऊपर सोने की जरूरत पड़ रही है। माँ जी, वो समीक्षा को नीचे बहुत घबराहट हो रही थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों बस थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए थे। अगर नींद नहीं आ रही थी तो हॉल में आकर टीवी देख ली थी। छत पर जाने की क्या जरूरत थी? क्या हम तुम्हें अंदर सोने की जगह नहीं देते? सविता और विश्वनाथ की आवाज सुनकर आकाश और रोहित भी हॉल में आ जाते हैं। तभी रोहित, समीक्षा तुम पागल हो क्या? पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बन रहा है। हाँ, मुझे लगता है हमने इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है, खासकर किरण को, जो बड़ी होकर इसे बढ़ावा दे रही है। अरे आज के बाद तुम दोनों ऊपर गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। आकाश गुस्से में स्टोर रूम से एक बड़ा ताला लाता है और सीढ़ियों वाले दरवाजे पर ताला लगा देता है।
ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरों में सोती हैं। अगले दिन देवरानी जेठानी दोनों मिलकर ढेर सारे कपड़े धोती हैं। तभी समीक्षा किरण से कहती है, जेठानी जी, दरवाजे में तो ताला लगा है, हम इन कपड़ों को ऊपर कैसे डालेंगे? चिंता मत करो, आज ये ताला जरूर खुलेगा और ये ताला खुलने के बाद आज हम रात को ऊपर भी सो जाएंगे। ये कपड़े उठाओ और हॉल में रखो, चलो। अब देवरानी जेठानी कपड़ों से भरी बाल्टी को उठाती है और हॉल में जाकर रखती है और किरण अपनी सास से कहती है, माँ जी, कपड़े धुल गए हैं, इन्हें कहाँ फैलाना है बता दीजिए। अरे बहू, मैं ताला खोल देती हूँ, तुम दोनों कपड़े छत पर ही फैला दो, लेकिन याद रखना आप छत पर मत सोना। ऐसा कहकर सविता जाकर सीढ़ियों के दरवाजे का ताला खोल देती है और दोनों देवरानी जेठानी बाल्टी लेकर ऊपर चली जाती हैं और कपड़े फैलाकर वापस आती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। दोनों रात का खाना बना रही थी, तब समीक्षा किरण से कहती है, जेठानी जी, पहले ही 2 दिन हो गए और मैं छत पर भी नहीं सो पाई हूँ। आज मुझे छत पर जाकर हर हाल में सोना है। वैसे तो समीक्षा, आज ही सासू माँ ने दरवाजा खोला है, हमें नहीं सोना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं देखती हूँ कि हम किसी तरह ऊपर जाकर सो जाएंगे। दोनों बहुएं खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। वहीं डाइनिंग रूम में पूरे घर में एसी चलती है, जिसकी वजह से समीक्षा को ठंडी लगने लगती है और वो कहती है, 10 एसी चल रहे हैं, मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है। देखो बहू, हमसे तो बिना एसी के खाना नहीं खाया जाएगा। तुम ऐसा करो, अपना खाना अपने कमरे में ले जाओ और अपने कमरे का एसी बंद करके वहीं खाना खा लेना। अब समीक्षा कमरे में जाती है और कमरे का एसी बंद करके खाना खाती है और खाना खाते हुए सोचती है, ऐसा करती हूँ कि 2 घंटे सो लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे छत पर भी तो सोना है और इसके लिए मुझे जागना पड़ेगा। यही सोचकर समीक्षा खाना खाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद रोहित कमरे में आता है तो देखता है कि समीक्षा सो रही है। ये देखकर वो अपने माता पिता के कमरे में जाता है और कहता है, माँ, पिताजी, समीक्षा एसी बंद करके सो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एसी चालू करूंगा तो उसको ठंड लगेगी। ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों के कमरे में ही सो जाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित वहीं सो जाता है। उधर रात को समीक्षा उठती है और दबे पांव छत पर पहुंच जाती है। फिर वो अपनी जेठानी को फोन करती है। थोड़ी देर बाद किरण भी छत पर पहुंच जाती है। छत पर सन्नाटा छाया होता है, लेकिन तभी वहां 2 लफंगे लड़के मोनू और सोनू फिर से अपनी छत पर आते हैं। इस बार उनके पास मोबाइल फोन है और वो वीडियो बना रहे हैं। भाई मोनू, देख, ये तो फिर आ गई, ये रोज का नाटक है इसका। अरे भाभियों, नीचे एसी में मन नहीं लगता क्या? लगता है रोहित भाई और आकाश भाई बोरिंग हो गए हैं। हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हें छत पर ही जन्नत दिखा देंगे। समीक्षा की आंखें गुस्से से जल उठती हैं, लेकिन वो शांत रहती है और अपने कान में एक छोटा सा वायरलेस ईयरफोन लगा लेती है। तभी किरण, बदतमीजो, जुबान संभाल के बात किया करो। कल रात समझाया था ना, पुलिस को बुलाऊं क्या? अरे बुला लो पुलिस, हम भी तो देखें पुलिस क्या कहेगी जब देखेगी कि घर की बहुएं रात के 2-2 बजे छत पर लफंगों के साथ बातें कर रही हैं। तभी समीक्षा के फोन की घंटी बजती है। वो तुरंत किसी से बात करने लगती है। उसका लहजा बिल्कुल बदल चुका है। किरण उसे हैरानी से देखती है। अगली सुबह सविता कुछ सामान लेने बाजार जाती है। वहां मोहल्ले की औरतें खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। अरे सुनती हो, पता है विश्वनाथ की दोनों बहुएं छत पर सोती हैं। हाँ भाई, हमने भी सुना है। वो जो पड़ोस की 2 लड़के हैं ना, सोनू और मोनू, उनके साथ चक्कर चल रहा है इनका। रात रात भर छत पर इशारे चलते हैं। सविता ये सब सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहां वही लड़का सोनू आ जाता है और औरतों के बीच खड़े होकर डींगे मारने लगता है। अरे चाची, तुम लोगों को नहीं पता, उन लोगों का हम दोनों के साथ चक्कर है। वो तो खुद ही 10 एसी वाले घर को छोड़कर हमसे मिलने ऊपर आती है। ये सुनकर सविता का सिर चकराने लगता है। वो गुस्से से घर पहुंचती है। घर पर पूजा कॉलेज से वापस आती है। उसका चेहरा भी उतरा हुआ है। माँ देखो, मोहल्ले में क्या बातें हो रही है। कॉलेज में सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं। क्या कहा उन्होंने? पूजा, तुझे पता है तेरी भाभीियों का चक्कर चल रहा है। वो रात भर छत पर लड़कों से बातें करती है। तमीज से बात कर कल्पना, मेरी भाभी ऐसी नहीं है। इतनी अच्छी है तो घर में 10 एसी होने के बावजूद छत पर क्यों सोती है? ये सुनकर सविता किरण और समीक्षा को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, देखो बहू, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा छत पर सोने का असली कारण क्या है, लेकिन अब बात बदनामी तक पहुंच गई है। मोहल्ले में तुम्हारे चरित्र पर उंगलियां उठ रही है। अगर तुम लोगों ने अपनी ये हरकत नहीं छोड़ी तो तुम्हारी शादी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों समझ जाओगे और इस परिवार की मर्यादा का ख्याल रखोगे। सविता उन्हें समझाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले 2-3 दिनों तक डर और बदनामी के खौफ से दोनों छत पर नहीं जाती। तभी एक दिन सविता सबको बताती है, सुनो सब लोग, आज पूजा को देखने के लिए लखनऊ से कुछ मेहमान आ रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा परिवार से है, हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। किरण, समीक्षा, तुम दोनों मेहमानों के खाने और रहने का पूर्ण इंतजाम करोगी।
अब शाम को सुनीता और उनका बेटा वरुण घर आते हैं। नाश्ता और बातचीत का दौर चलता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रात को किचन में समीक्षा किरण को कोने में ले जाती है और कहती है, जेठानी जी, अब मुझे हर हाल में छत पर सोना होगा। आज की रात बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आज? पर आज तो घर में मेहमान हैं समीक्षा। अगर सुनीता या वरुण जाग गई तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे छत पर सोना जरूरी है, वरना महीनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। प्लीज दीदी, मेरे लिए मदद कीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो। अगर जरूरी है तो हम छत पर ही सोएंगे। मैं मेहमानों को संभाल लूंगी। डिनर के बाद सभी अपने अपने रूम में सो जाते हैं। रात के 12 बजे किरण समीक्षा को कॉल करती है। अब समीक्षा दबे पांव बाहर आती है। जेठानी जी, आप सचमुच कितनी अच्छी हो। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मैं ये सब कुछ कैसे अकेले कर पाती। घर वाले तो मुझे कब का बाहर निकाल देते। चिंता मत करो, बस मुझे ये डर है कि मेहमानों की नींद ना खुल जाए। चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। उधर गेस्ट रूम में सुनीता को अचानक प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए बाहर आती है। अंधेरे में उनका हाथ एक मेज से टकराता है और पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर सविता दौड़ कर आती है। क्या हुआ सुनीता बहन, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा पानी पीने आई थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं अपनी बहू को जगा देती हूँ, वो पानी पिला देगी। सविता किरण को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि दोनों दरवाजे खुले हैं और कमरे में बहू नहीं है। सविता जी का कलेजा धक से रह जाता है। वो समझ जाती है कि पक्का दोनों फिर से छत पर सोने गई हैं। हे भगवान, अगर सुनीता को पता चल गया कि बहुएं इस वक्त छत पर सो रही हैं, तो वो पूजा की शादी ही तोड़ देंगी। मुझे कुछ करना होगा। अब सविता खुद किचन से पानी लाकर सुनीता को दे देती है। सुनीता पानी पीकर वापस कमरे में चली जाती है। अब रात के 4 बज रहे हैं। किरण और समीक्षा धीरे धीरे छत से नीचे उतर रही हैं। वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी सविता। मैं तुम दोनों को बुलाने ही वाली थी, तुम लोगों ने तो मेरी नाक कटवा दी। आज मेहमान घर में थे, फिर भी तुम बाज नहीं आई। तभी सुनीता भी कमरे के बाहर आ जाती है और सविता को बाहर खड़ा देखकर कहती है, अरे सविता बहन, मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि हमारी सुबह की ही गाड़ी है। लखनऊ पहुंचने में समय लगेगा और ट्रेन 6 बजे की है। तभी उनकी नजर किरण और समीक्षा पर पड़ती है, जिनके हाथों में बिस्तर है। अरे ये क्या? किरण बेटा, समीक्षा बेटा, तुम दोनों के हाथ में ये बिस्तर और तकिया क्यों है? तुम छत से आ रही हो? वो सुनीता बहन, असल में सविता तुम्हारी बहू ऊपर सोती है, और जबकि घर में 10-10 एसी हैं, और वो तब जब घर में मेहमान आए हों। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? क्या तुम इन्हें अंदर जगह नहीं देती? चाची, दरअसल हमें खुले में तारों के नीचे सोना बहुत अच्छा लगता है। पुरानी आदत है ना, इसलिए। वरुण, अपना सामान उठाओ, हमें अभी निकलना होगा। सविता बहन, मुझे माफ करना, मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकती। जाके बहुए घर में 10 एसी होने के बाद भी छत पर सोती हो। सुनीता और वरुण अपना बैग उठाकर चले जाते हैं। सविता फूट फूट कर रोने लगती है। विश्वनाथ और बाकी सब भी जाग जाते हैं। सब बहुओं पर भड़क उठते हैं, लेकिन दोनों बहुएं चुप खड़ी रहती हैं। अब रोहित और आकाश ने तो उनसे बात करना ही छोड़ दिया। अगले दिन आकाश सभी से कहता है, माँ, पिताजी, मेरी दोस्त के यहाँ शादी है, हम सभी को वहां जाना है और तुम दोनों भी तैयार हो जाना। हाँ, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। शाम को घर के सदस्य पार्टी में जाते हैं। वहां एक सुंदर सी लड़की समीक्षा के पास आती है। ओह माय गॉड, आप यहाँ? आपका नाम तो मैंने बहुत सुना है। आप तो हम सबके लिए एक मिसाल हैं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मुझे कैसे जान सकती है? मैं तो एक साधारण हाउसवाइफ हूँ। पर मैम, प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। घर के सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। रोहित मन ही मन सोचता है, जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रही है। कौन है ये लड़की? और ये समीक्षा को मैम क्यों कह रही थी? क्या वाकई समीक्षा में वो है जो वो दिखती है? पार्टी के बाद सभी लोग घर लौट आते हैं। अगले दिन विश्वनाथ और सविता पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें देखकर कुछ औरतें बातें करने लगती हैं। तभी सावित्री कहती है, देखो तो, दोनों बहुओं को 10-10 एसी होने के बावजूद छत पर सुलाने के बाद भी ये लोग किस तरह से बिंदास होकर घूम रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनको बेशर्मी की आदत पड़ गई है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बहुएं क्या कर रही हैं। ये सुनकर सविता और विश्वनाथ को बहुत बुरा लगता है। दोनों गुस्से में घर जाते हैं और विश्वनाथ गुस्सा होते हुए आवाज देकर कहते हैं, आकाश, रोहित, किरण, कहाँ हो सब? पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है, पर समीक्षा घर पर नहीं होती है। क्या हुआ पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे गुस्सा ना हो तो क्या करूं, बाहर निकलना दूभर हो गया है, लोग थूक रहे हैं हम पर। किरण, तुम्हारी देवरानी कहाँ है? पापा जी, वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। कैसा जरूरी काम? सुबह सुबह कहाँ चली गई वो? देवर जी, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना कहा कि जाना जरूरी है।
कैसे पता होगा इसे? ये भी तो उसी के साथ मिली हुई है। जरूर अपने उसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी जिसका जिक्र पूरा मोहल्ला कर रहा है। माँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। मेरी सहेलियां रोज मुझे फोन करके चिढ़ाती है। वो कहती है कि तुम्हारी भाभीियों का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। किरण, आज सच बता दो। अगर आज तुमने सच नहीं छुपाया तो शायद हमारा रिश्ता बच जाए, वरना मैं आज ही तलाक के कागज तैयार करवाऊंगा। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो लफंगों के साथ मिलकर घर की इज्जत नीलाम करे। ये क्या बताएगी? ये तो खुद उसके साथ छत पर पहरा देती थी। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चुप हो जाओ सब। किरण, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बोलो क्या सच है। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण सारी बातें अपने ससुराल वालों को बता देती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और समीक्षा अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और मुस्कान है। वो दौड़ कर आती है और किरण को गले लगा लेती है। भाभी, मेरा मिशन पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशियां बाद में मनाना समीक्षा, पहले ये बताओ कि तुम इस वक्त कहां से आ रही हो और किसके साथ थी तुम? रोहित जी, मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी। बेटा, अब तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तेरी जेठानी ने सब कुछ बता दिया है। बेहतर होगा कि बाकी बातें तू अपने मुंह से बता दे समीक्षा। समीक्षा किरण की तरफ देखती है। किरण धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, अब समय आ गया है, तुम घर वालों को सच्चाई बता दो। समीक्षा एक गहरी सांस लेती है और उसका व्यक्तित्व अचानक बदल जाता है। उसकी मासूमियत की जगह एक फौलादी दृढ़ता ले लेती है। ठीक है, अगर आप लोग ये सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। पापा जी, माँ जी, जब मेरा रिश्ता इस घर में तय हुआ था तब मेरे घर वालों ने आपको बस इतना बताया था कि मैं एक साधारण ग्रेजुएट लड़की हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात छुपाई कि मैं सीक्रेट एजेंट हूँ और नार्कोटिक्स विभाग के लिए काम करती हूँ। ये सुनकर रोहित और आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शादी से पहले ही मुझे एक बड़े ड्रग रैकेट का पता चला था जो हमारे घर के मोहल्ले के उस कोने से संचालित हो रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं आप लोगों को बता देती तो आप लोग डर जाते और मुझे नौकरी नहीं करने देते, क्योंकि आपको एक सिंपल बहू चाहिए थी। इसलिए मैंने अपने मायके वालों को मना किया था कि वक्त आने पर मैं खुद बता दूंगी। लेकिन बहू, वो छत पर सोना, माँ जी, वो जो लड़के थे सोनू और मोनू, वो कोई साधारण लफंगे नहीं थे। वो इस गैंग के मुख्य मुखबिर थे। छत पर सोने का मेरा मकसद उन पर नजर रखना नहीं था। वहाँ से सिग्नल बेहतर मिलते और मैं अपनी टीम में वायरलेस पर जुड़ी ही रहती थी। मेरी नाइट ड्यूटी वहीं से शुरू होती है और मुझे इसने पहले ही दिन सब बता दिया। पहले ही दिन रात में जब मैं समीक्षा को बुलाने गई थी तो उसकी जेब में एक चिट्ठी गिरी हुई थी, जिसे देख मैंने पढ़ लिया। उस चिट्ठी में इसके विभाग के सारे गुप्त आदेश लिखे हुए थे, इसलिए मैंने इसका साथ दिया और मैं नहीं चाहती थी कि इसकी जान खतरे में हो। इसलिए मैं भी इसके साथ छत पर सोती थी ताकि इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। माँ जी, मैं दिन में इसलिए सोती थी क्योंकि मैं रात भर जाकर देश के दुश्मनों पर नजर रखती थी और भाभी ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। तभी अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज आती है। कई पुलिस अधिकारी घर के अंदर आते हैं और समीक्षा को सैल्यूट करते हैं। वेल डन एजेंट समीक्षा, आपकी वजह से आज शहर का सबसे बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया है और वो जो 2 लड़के छत पर थे उन्हें हमने गिरफ्तार कर लिया है। मोहल्ले की औरतें और सावित्री भी बाहर खड़ी ये सब देख रही होती हैं। वो ये सब देखकर हैरान है। अरे ये क्या, समीक्षा तो पुलिस वाली निकली और हम इसे क्या क्या समझ रहे थे। समीक्षा की बदौलत आज हमारा मोहल्ला सुरक्षित हुआ। पुलिस वाले चले जाते हैं। सविता जी आगे बढ़ती हैं और समीक्षा का हाथ थाम लेती हैं। उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, तेरी इज्जत पर शक किया, जबकि तू हमारे देश और हमारे मोहल्ले के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी। हमें माफ कर दो बहू। हमें गर्व है कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी ही नहीं, इस देश की रक्षा करने वाली दुर्गा भी हो। समीक्षा, मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही है। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा करने की बजाय दुनिया की बातों को सच मान लिया। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? रोहित जी, आपका गुस्सा जायज था, हालात ही ऐसे थे, पर अब मेरा मिशन पूरा हो गया है। अब मुझे छत पर सोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सुकून से आपके साथ उस 10 एसी वाले घर के अंदर सो सकती हूँ। पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ता है। सविता जी बाहर खड़ी पड़ोसनों की तरफ देखती हैं। सुना तुम लोगों ने, मेरी बहुएं छत पर चक्कर चलाने नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों की सुरक्षा करने जाती थी। अगली बार किसी के बारे में बात करने से पहले उसकी जड़ तक जरूर जाना।
अब सभी पड़ोसन माफी मांगकर वहां से चली जाती हैं। पूजा की शादी टूटने का गम भी दूर हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद सुनीता का फोन आता है। वो भी अपनी गलती पर शर्मिंदा है और दोबारा रिश्ता जोड़ने की विनती करती हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और दोनों 10 एसी वाले घर के अंदर कमरे में सोती हैं और सभी खुशी खुशी अपनी